continuing to question number 2. Question number 2 is regarding depreciation. Depreciation is very important, one of the topics in AS accounting or IGCSE accounting. You can go to accounting with Haroon, my YouTube channel, and you can see all the videos regarding depreciation calculation and past papers questions as well. So depreciation is the candidate for 15 mark question, which is question number 2 and question number 3 in AS accounting. So let's solve the question. क्या कहता है जी, a business has an year end of 34 दिसंबर. मैंने पहले भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जिस डेट पे वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी कैलकुलेशन यानी कि सारी कैलकुलेशंस बेस इस चीज़ पे करती हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस डेट पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है. उसने कहा जी द बिजनेस हैज़ एन ईयर एंडेड ऑन 34 दिसंबर. ऑन 1 जनवरी द बिजनेस ओन्ड. उसने कहा जी कि उसके पास 3 मोटर व्हीकल्स है हमारे पास. उसने कहा जी 3 मोटर व्हीकल्स है हमारे पास, मोटर व्हीकल ए बी एंड सी. कॉस्ट भी दे दिया 30, 24 एंड 33. एक 23 में लिया है, एक 24 में लिया और एक हमारे पास अगस्त 2024 में लिया. Vehicles are depreciated by 20% per annum using the straight line method. The policy अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड किसी भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर वो हमें 2 चीज़ें ज़रूर देगा, ठीक है, और वही अकॉर्डिंगली हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी वो उन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है हमारे पास. एक तो वो बताएगा क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन देगा या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देगा, दोनों में से एक बात बताएगा. दूसरा पॉलिसी बताएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की पॉलिसी बताएगा, मंथ टू मंथ बताएगा, ईयर टू ईयर बताएगा, ठीक है. तो वो दोनों में से कोई ना कोई पॉलिसी हमें बताएगा. तो द पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन इज़ मंथ टू मंथ, यानी कि हमने मंथ टू मंथ बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है. बट नॉन इन द ईयर ऑफ सेल, लेकिन जिस साल में हम एसेट को बेचेंगे उस साल हमने उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी. जिस साल हम एसेट को बेचेंगे उस साल हमने उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, हमने उस साल उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, ठीक है. अब क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कहता है जी, क्या करना है हमने. नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ व्हीकल एट 1 जनवरी 2025. हमने इनकी कैरिंग वैल्यू निकालनी है. कैरिंग वैल्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं यार. कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कैरिंग वैल्यू इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है. कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इसकी ओल्ड जो इसके वर्ड टर्म उसके लिए यूज़ करते थे हम, दैट वाज रिटन डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू यूज़ करते थे, बट नाउ वी गोइंग टू यूज़ कैरिंग वैल्यू, ठीक है. अब उसने कहा जी इसकी कैरिंग वैल्यू निकालें. अब 1 जनवरी हो या दिसंबर 31 2024 हो, ये दोनों एक ही डेट है, ये दोनों एक ही डेट है. 31 दिसंबर या जनवरी 1 एक ही डेट है, एक ही वैल्यू निकलेगी. अब हम क्या करते हैं, इनके सेपरेटली कैलकुलेशन कर लेते हैं. मशीन ए है, सॉरी मशीनरी, मोटर व्हीकल ए, मोटर व्हीकल बी एंड मोटर व्हीकल सी. टोटल आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉलम्स बना लेंगे, ए बी एंड सी, मोटर व्हीकल ए बी एंड सी. अब हमने कितने सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 23 से स्टार्ट हो रहा है और हमने इसकी 24 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. 23 से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसकी 24 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. सो दिस इज 2023 कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, फिर 2024 कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी एट 1 जनवरी 2025, ठीक है. अब हम एसेट्स की कॉस्ट लिख लेंगे, जो जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट है, एक जो 23 का है उसका 23 में लिख लेंगे, जो 24 वाले हैं 24 में लिख लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन. अब 23 है, 30,000 का 23 में लिया हमने,
बी जो है वो 24 में लिया 24,000 का, तो 24 में लिखेंगे। सी हमने परचेज किया, ये भी 24 में हमने परचेज किया 33,000 का, ये भी 33,000 लिखेंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बताया हुआ है मंथ टू मंथ। अब हमने जो फर्स्ट एसेट है इट वाज बॉट ऑन 1 जनवरी 2023, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, वो स्टार्ट होता है जनवरी 1 पे, ठीक है 2025, और एंड होगा दिसंबर 31 2025। इसी तरह इससे पिछला साल होगा जनवरी 1 2024 से दिसंबर 31 2024। फिर इसी तरह जनवरी 1 2023 से दिसंबर 31 2023। तो जो हमारे पास जहाँ से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है या जो एसेट हमने जहाँ से परचेज़ किए हैं वहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब उसने कहा जी जनवरी 1 2023 साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर पे, तो इसका मतलब है अगर जनवरी 1 को हमने एक एसेट लिया है और दिसंबर 31 उसकी क्लोजिंग डेट है, तो हमने 12 मंथ्स इसको यूज़ किया, तो इसकी 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%, वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो 30,000 multiply by 20%, it is 6,000। तो 24,000 बच जाएगा हमारे पास। अब 24,000, अब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इन स्ट्रेट लाइन मेथड सेम डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर। अगर हमने मंथ्स का मसला ना हो तो मंथ्स का तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा साल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू बच जाएगी दैट विल बी 18,000। ठीक है, दैट विल बी 18,000। अब हमने क्या करना है, दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। बी जो है वो हमने कब परचेज़ किया, बी हमने परचेज़ किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई को हमने परचेज़ किया। अब 1 जुलाई को परचेज़ किया, साल ख़त्म हो रहा है दिसंबर 31, साल ख़त्म होता है दिसंबर 31, तो कितने मंथ्स बन गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इसके ऊपर। 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि हम इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि हम इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। So 24,000 multiplied by 20% और 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दिस विल बिकम 2400, दिस विल बिकम 2400, और 2400 माइनस करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,600, 21,600, 21,600। अब जो दूसरा एसेट है 33,000 वाला, वो हमने कब ख़रीदा, 33,000 वाला एसेट हमने परचेज़ किया, इट वाज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त, इट वाज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त, साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर। तो कितने मंथ्स बन के, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 5 मंथ्स। तो 33,000 वाला एसेट है, 33,000 का एसेट है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो भी 5 मंथ्स के लिए, तो इट विल बी 5/12, सो इट विल बी 5/12। तो 33,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 5/12 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2750, 2750। अब 2750 माइनस करेंगे तो विल बी अवेलेबल विद 30,250, 30,250। ठीक है, 30,250। अब जितनी भी हमारे पास कैरिंग वैल्यूज़ हैं इन सब को ऐड कर लेंगे, 18,000 प्लस 21600 प्लस 30,250, तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगी इसकी वैल्यू दैट विल बी 69,850, दैट विल बी 69,850। ये हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी इन सारे एसेट्स की।
इन सारे एसेट्स की टोटल करके जो कैरिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी एट द एंड ऑफ दिसंबर 31st 24 या 1 जनवरी 2025 पे इन सब की कैरिंग वैल्यू हमारे पास 69850 आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये हमारे पास फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है जी ऑन 1 सितंबर 2025 1 सितंबर 2025 को हमने क्या किया, उसने कहा जी हमने एक एसेट सेल कर दिया। ठीक है, व्हीकल डी कॉस्ट 35,000 वॉज एक्वायर्ड। ठीक है, व्हीकल डी उसने कहा जी हमने एक्वायर किया। व्हीकल ए वॉज गिवन इन पार्ट एक्सचेंज, हमने पार्ट एक्सचेंज के तौर पे एक एसेट भी दे दिया। ठीक है, द बैलेंस वॉज सेटल्ड बाय अ बैंक ट्रांसफ़र ऑफ 18,200 के जो हमने बैंक है वो भी सेटल किया हमने। ठीक है, 18,200 का। अगर हम 35,000 का एक एसेट परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं हम 18,200 की पेमेंट कर रहे हैं 18,200 की, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें से जो पार्ट एक्सचेंज की जो ट्रेड इन वैल्यू है, जो इसकी ट्रेड इन वैल्यू है दैट इज 16,800। ठीक है, 35,000 का हम एसेट ले रहे हैं और उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, हम उसको ट्रेड कर रहे हैं 18,200 का हमने उसको बैंक से पेमेंट कर दी, तो हम उसको ट्रेड कितने पे कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग दैट एसेट फॉर 16,800। हम 16,800 पे इसको ट्रेड कर रहे हैं, हम 16,800 पे इसको ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्ट एक्सचेंज में एसेट्स की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, एसेट अकाउंट की, डेप्रिसिएशन अकाउंट की, डिस्पोजल अकाउंट की, सब कुछ वही रहती हैं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में चेंज आता है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में चेंज आता है, यानी कि व्हीकल अकाउंट में भी उसकी ट्रेड इन वैल्यू आ जाती है और डिस्पोजल अकाउंट में भी उसकी ट्रेड इन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसने कहा जी टी अकाउंट बना के दे मोटर व्हीकल का। सो द फाइनेंशियल ईयर इज 2025। जनवरी 1 पे हमारे पास ब्रॉड डाउन आ जाएगा। जनवरी 1 पे ब्रॉड डाउन आ जाएगा। इट विल बी द टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स। हमारे पास कितने एसेट्स हैं इस साल के शुरू में उसने बताया हुआ है, यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं। कितने एसेट्स हैं हमारे पास, 30 + 24 + 33 दे विल बी 87,000, दे विल बी 87,000। तो साल के शुरू में जो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं दे आर 87,000। जो साल के शुरू में हमारे पास टोटल एसेट्स हैं वो 87,000 है, वो 87,000 है। ठीक है, फिर हमने एक एसेट परचेज किया 1 सितंबर को, September 1st वी विल राइट बैंक, वी विल राइट बैंक। अब बैंक से कितनी पेमेंट की है, बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं 18,200 की, 18,200 की बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। और पार्ट एक्सचेंज यानी कि ट्रेड इन वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, यहां पे हम लिखेंगे डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, और लिखेंगे क्या बीच में, ट्रेड इन वैल्यू लिखेंगे हम, इसमें इसकी ट्रेड इन वैल्यू लिखेंगे, इसकी ट्रेड इन वैल्यू विच इज 16,800, 16,800 हम यहाँ पे इसकी ट्रेड इन वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं डिस्पोजल। 90% बच्चे इस ट्रांजैक्शन को गलत करते हैं और यहाँ पे जितने का हम बेच रहे होते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, इसकी कॉस्ट, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसकी जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है एसेट की, हमने वो लिखनी है। जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो एसेट जो हम सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है हमने वो यहाँ पे लिखनी है, विच इज़ 35,000, विच इज़ 35,000। अब हमारे पास साल के एंड पे December 31st पे हम इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे, December 31st पे हम इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे, तो 87,000 + 18,200
प्लस 16,800, ये हमारी सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 122,000. इट्स विल बिकम 122,000. तो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 122,000. 35,000 बीच में से हम माइनस कर देंगे, 35,000 बीच में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है. सॉरी 35,000 हमारे पास, ये तो 35 का तो हमने नया एसेट लिया, जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जो हम एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो तो मशीन ए को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. तो मशीन ए इज़ कॉस्टिंग 30,000. मशीन ए इज़ कॉस्टिंग 30,000. मैंने 35 लिख दिया, इट इज़ 30,000. इट इज़ 30,000. 35 का तो हमने नया एसेट लिया था, ठीक है. अब इसमें से कैरी डाउन निकालेंगे. 122 माइनस 30, कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 92,000. कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 92,000. कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 92,000 एंड कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन. कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन फॉर 2026 January 1, which is 92,000, which is 92,000. ठीक है, विच इज़ 92,000. ठीक है, ब्रॉट डाउन लिखा हमने, जितने भी एसेट्स हैं वो लिखे. फिर हमने जो बैंक से पेमेंट किया 18,200 हमने वो लिखी. फिर उसके बाद जो ट्रेड इन वैल्यू है 16,800 वो लिखी. फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमने एसेट जो डिस्पोज ऑफ किया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है, विच इज़ 30,000. फिर अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा, और वही कैरी डाउन हम उसको ब्रॉट डाउन बना लेंगे. वही कैरी डाउन को हम ब्रॉट डाउन बना लेंगे. ठीक है, एसेट अकाउंट बन गया. एसेट अकाउंट बनाने के बाद अब उसने कहा कि हमें डिस्पोजल अकाउंट बना दें. ठीक है, यानी कि कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट. तो हम यहाँ पे इसका डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं. हम यहाँ पे इसका डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे इसका डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे. तो डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं. डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिख देंगे. इसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिख देंगे एसेट की, विच इज़ 30,000. यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ. आज तक हमने इस एसेट को कितना यूज़ किया, आज तक हमने इस एसेट को कितना यूज़ किया, वो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ आ जाएगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें कि डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेरी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की वीडियोस के अंदर देखेंगे, आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें. ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, क्योंकि ये ट्रेड इन हुआ हुआ तो हमने क्या करना है, व्हीकल अकाउंट लिखेंगे. और यहाँ पे ट्रेड इन वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ पे ट्रेड इन वैल्यू लिख देंगे. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को, इन तीन चीज़ों को लिखेंगे, फिर अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो इनकम स्टेटमेंट में आएगी. ठीक है, 30,000 इसकी कॉस्ट होगी. अब 30,000 इसकी कॉस्ट है, 20% इसकी डेप्रिसिएशन है. अब हमने देखना है कि हमने इसको यूज़ कितने साल किया, हमने इसको यूज़ कितने साल किया. मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने इस तरह बनाना होता है इसका, ये टेबल सा छोटा सा बना लें तो हमें इसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि इस एसेट को हमने कितने साल यूज़ किया. ठीक है, हमने इसको परचेज़ किया था 23 में, तो इसको एसेट को लिए हुए ईयर 1 1 साल, इसको लिए हुए 2 साल, और 3 साल हो गया हमने इसको लिए हुए, 25 भी आ गया हुआ. ठीक है, हमने इसको 1 2 और 3 में, लेकिन नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल. पॉलिसी क्या है, नन इन द ईयर ऑफ सेल, कि जिस साल बेचेंगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. तो 2025 की इसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, हम सिर्फ 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक है, सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 2, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 2, so it will become 12,000. it will become 12,000. तो ट्रेड इन वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी हुई ऑलरेडी इसकी ट्रेड इन वैल्यू. ट्रेड इन वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी 16,800 इसकी ट्रेड इन वैल्यू है. 16,800 इसकी
ट्रेड इन वैल्यू है, हमने वो लिख ली। अब अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो 30,000 इसकी बिगर साइड लग रही है, तो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 30,000 लिखेंगे। और इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे लॉस। अगर डेबिट साइड पे आता तो प्रॉफिट आता, ठीक है। तो 30,000 माइनस 12,000 माइनस 16,800 हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा 1200 एंड दैट विल बी द लॉस। इनकम स्टेटमेंट लॉस जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देना है कि हमने इस एसिड को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वे यू विल गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, जितना हमने उस एसिड को यूज़ किया है वो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ है। 30,000 का एसिड है, 20% डेप्रिसिएशन, 2 ईयर्स हमने यूज़ किया तो 12,000 इसकी डेप्रिसिएशन है। अकाउंट को बैलेंस किया तो हमारे पास लॉस आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास, एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच आर अप्लाइड, ठीक है, टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच आर अप्लाइड व्हेन नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, कि जब नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं तो कौन कौन से हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो नंबर वन इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, नंबर वन इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसेट्स शुड बी अंडरस्टेटेड रादर देन बीइंग ओवरस्टेटेड, के एसेट्स को कम करके लिखना है हमने, एसेट्स को बढ़ा के नहीं लिखना। तो इस एक्सप्लेनेशन क्या होगी, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट which states that assets should be understated rather than being overstated, के assets को हमने कम करके लिखना है, बढ़ा के नहीं लिखना। So reducing the value of asset, हम जब asset की value को reduce करेंगे, it is an application of prudence concept, तो ये application होगी prudence concept की। asset को कम करके लिखना, उसको reduce करके लिखना, it is an application of prudence concept, it is an application of prudence concept, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू में रिडक्शन होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम फॉलो करते हैं दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन को हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में हम एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, ठीक है। एज द कॉस्ट ऑफ इट्स यूजेज, एज द कॉस्ट ऑफ इट्स यूजेज, यानी कि जब हम एसिड को यूज करेंगे तो उसको यूज करने की जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। एंड इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यूज ऑफ दैट पीरियड, यानी कि जो जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल की इनकम के अगेंस्ट चार्ज ऑफ होगा। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो गया। एक रिव्यू ले लेते हैं। 3 एसेट्स दिए हुए थे, उसने कहा था कि यार सबसे पहले पार्ट में इनकी कैरिंग वैल्यू निकाल दें। तो हमने जब से हमने एसेट को ख़रीदा हुआ है तब से लेकर अभी तक हमने जितना टाइम हमने यूज़ किया उतनी उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो हमारे पास उसकी कैरिंग वैल्यू आ गई, हमारे पास इस एसेट की कैरिंग वैल्यू आ गई, वो हमने निकाल ली। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी एसेट हमने पार्ट एक्सचेंज कर लिया, फिर हमने उसकी पार्ट एक्सचेंज की वैल्यू निकाली, ट्रेड इन वैल्यू, ठीक है। जितना बैंक से दिया और जितना नया एसेट हमने ख़रीदा उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। फिर एसेट अकाउंट बना लिया, ब्रॉट डाउन लिखा, जो नया एसेट परचेज़ किया उसकी बैंक से जो पेमेंट हुई वो लिखी, फिर ट्रेड इन वैल्यू लिखी, फिर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को डिस्पोजल में लिखा, क्रेडिट साइड पे अकाउंट को बैलेंस किया और वही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बन जाएगा, फिर वही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि यार इसका डिस्पोजल अकाउंट बना दें, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दें। डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा, कॉस्ट लिखेंगे डेबिट साइड पे, उसकी डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ लिखेंगे, व्हीकल की ट्रेड इन वैल्यू लिखेंगे, जो डिफरेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे आया तो लॉस, इधर आता तो प्रॉफिट। फिर उसने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के बारे में पूछा, वो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर
2 हो गया।